हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जुडिशियल रिव्यू, यानी कि हिंदी में इसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत के संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है, जो संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। न्यायपालिका एक प्रमुख कार्य यह सुनिश्चित करना है कि विधायिका द्वारा पारित कानून और कार्यपालिका के कार्य संविधान के अनुरूप हों। इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है और यह संविधान की एक अनिवार्य विशेषता है। भारत में न्यायिक समीक्षा संविधान की आधारशिला है, जो यह सुनिश्चित करती है कि विधायी और कार्यकारी दोनों कार्य संवैधानिक ढांचे के अनुरूप हों। यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया अमेरिकी प्रणाली से प्रेरित है, फिर भी भारतीय संदर्भ के लिए विशिष्ट रूप से तैयार की गई है, जो नागरिकों के अधिकारों के संरक्षक और मनमाने शासन के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। इस अन्वेषण में हम न्यायिक समीक्षा की बहुमुखी प्रकृति में गहराई से उतरते हैं और इसकी ऐतिहासिक उत्पत्ति का पता लगाते हैं, इसके व्यापक दायरे को समझते हैं और भारत के कानूनी परिदृश्य पर इसके गहन प्रभाव की सराहना करते हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं भारत में न्यायिक समीक्षा का इतिहास के बारे में। तो देखिए, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से उत्पन्न हुई, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिकी संविधान का उल्लंघन करने वाले कानूनों को रद्द करने का अपना अधिकार स्थापित किया। भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा अमेरिकी संविधान के जो अमेरिका संविधान है उससे उधार ली गई, लेकिन इसे भारतीय संविधान के अनुरूप डाला गया। अमेरिकी संविधान भारतीय संविधान के स्रोतों में से एक है। भारत में न्यायिक समीक्षा की उत्पत्ति का पता अमेरिकी संविधान के प्रभावों से लगाया जा सकता है। हालांकि भारत ने इस अवधारणा को अपने अनूठे संवैधानिक और सामाजिक ताने बाने में फिट करने के लिए अनुकूलित किया है। यह ऐतिहासिक यात्रा एक गतिशील और विकसित न्यायिक प्रणाली के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो एक विविध और आबादी वाले लोकतंत्र की जटिलताओं को संबोधित करने में सक्षम है। ठीक, न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सबसे पहले शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1950 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित किया गया था, जहां यह माना गया था कि संसद की संशोधन शक्ति पर कोई सीमा नहीं लगाता। लेकिन जो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद की संविधान शक्ति पर सीमाएं हैं और संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता। तो अब हम बात करते हैं कि जो भारत में न्यायिक समीक्षा की का दायरा है। भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा काफ़ी व्यापक है और इसमें न केवल विधायिका द्वारा पारित कानून बल्कि कार्यपालिका के कार्य भी शामिल हैं। न्यायालयों के पास संविधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को रद्द करने की शक्ति है और वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जैसे रिट भी जारी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो संविधान में 5 प्रकार के रिट का प्रावधान है। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट जो किसी व्यक्ति को पेश करने के लिए जारी की जाती है, जिसे गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिया गया हो। दूसरा, परमादेश एक रिट है जो सार्वजनिक अधिकारी को कानून द्वारा अपेक्षित कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य करने के लिए जारी की जाती है। प्रतिषेध एक रिट जो निचली अदालत या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए जारी की जाती है। उत्प्रेषण एक रिट जो निचली अदालत या न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जाती है। क्यो वारंटो एक रिट जो किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति की वैधता की जांच करने के लिए जारी की जाती है। भारत में न्यायिक समीक्षा की सीमाएं देखें तो देखिए, भारत में न्यायिक समीक्षा की सीमाएं, जबकि भारत में न्यायिक समीक्षा के दायरा काफ़ी व्यापक है, इस शक्ति की कुछ सीमाएं हैं। संविधान राष्ट्रपति, राज्यपालों और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए कुछ उन्मुक्तियां यानी इम्यूनिटी और विशेषाधिकार प्रदान करता है और न्यायालय इन व्यक्तियों के कार्यों की तब तक जांच नहीं कर सकते जब तक कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कार्य न किया हो। इसके अलावा न्यायालय कार्यपालिका के नीतिगत निर्णयों में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकते जब तक कि वे संविधान के उल्लंघन न करते हों। न्यायालय कार्यपालिका द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय की बुद्धिमत्ता या शुद्धता पर भी सवाल नहीं उठा सकते जब तक कि यह संविधान के ढांचे के भीतर हो। अब हम बात करते हैं कि जो न्यायिक समीक्षा का महत्व
न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि यह न्यायपालिका को सरकार की विधायिका और कार्यकारी शाखाओं पर नियंत्रण रखने की अनुमति देता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर काम करे और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो। न्यायिक समीक्षा कानून के शासन को भी बढ़ावा देती है और सरकार की तीनों शाखाओं के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। यह संविधान और उसके सिद्धांतों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक आवश्यक तंत्र है कि बदलती परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए उन्हें बरकरार रखा जाए। अब हम इसकी प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो जुडिशल रिव्यू है उसकी प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, भारत में न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया पीड़ित पक्ष की याचिका द्वारा शुरू की जाती है, जिसमें प्रारंभिक जांच, व्यापक सुनवाई और अंतिम निर्णय शामिल होते हैं। और यह कठोर प्रक्रिया संवैधानिक शासन और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारत में न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। कौन कौन से हैं? न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी कानून या कार्यवाही से व्यथित होकर न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करता है। प्रारंभिक जांच, देखिए, न्यायालय यह निर्धारित करने के लिए याचिका की जांच करता है कि यह स्वीकार्य है या नहीं। न्यायालय इस चरण में याचिका को अस्वीकार कर सकता है यदि उसे लगता है कि याचिकाकर्ता के पास संबंधित कानून या कार्यवाही को चुनौती देने के लिए आवश्यक आधार नहीं है। सुनवाई, अगर अदालत को लगता है कि याचिका स्वीकार्य है तो वह मामले की योग्यता की जांच करने के लिए सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अपने मामलों का समर्थन करने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है और सरकार या कानून या कार्यकारी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार एजेंसी इसका बचाव करती है। ठीक है। अब निर्णय, दलीलें सुनने के बाद न्यायालय अपना निर्णय सुनाएगा। यदि न्यायालय को लगता है कि कानून या कार्यकारी कार्रवाई असंवैधानिक या संविधान द्वारा दी गई शक्तियों से परे है तो वह उसे रद्द कर देगा। यदि न्यायालय को लगता है कि कानून या कार्यकारी कार्रवाई संवैधानिक है और संविधान द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के भीतर है तो वह उसे बरकरार रखेगा। ठीक है। कार्यान्वयन, एक बार जब अपना निर्णय सुना देता है तो सरकार या कानून या कार्यकारी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार एजेंसी को इसका अनुपालन करना आवश्यक होता है। यदि न्यायालय ने किसी कानून या कार्रवाई को रद्द कर दिया तो सरकार को कानून को संशोधन या निरस्त करने या न्यायालय के निर्णय या अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अन्य कदम उठाने की आवश्यकता हो सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया समय लेने वाली और महंगी हो सकती है। हालांकि यह एक महत्वपूर्ण तंत्र है जो यह सुनिश्चित करता है कि सरकार संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर काम करे और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सम्मान करे। ठीक है। भारत में न्यायिक समीक्षा के ऐतिहासिक मामले देखें तो देखिए, भारतीय न्यायिक इतिहास ऐसे ऐतिहासिक मामलों से भरा है जहां न्यायिक समीक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संसद की संशोधन शक्ति के दावे को लेकर केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य मामले तक, जिसने मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की, ये मामले न्यायिक समीक्षा के परिवर्तनकारी प्रभाव का उदाहरण हैं। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई ऐतिहासिक मामले हुए हैं जहां भारतीय न्यायपालिका ने संविधान का उल्लंघन करने वालों कानूनों को रद्द करने के लिए न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग किया। इनमें से कुछ मामले इस प्रकार से हैं। देखिए, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संसद के पास संविधान में निहित मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। इस निर्णय को बाद में संविधान के 24वें संशोधन द्वारा पलट दिया गया, जिसने संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन करने की अनुमति दी। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 का है। इस मामले में यह मामला भारत में न्यायिक समीक्षा का इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक माना जाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा माना गया कि संसद की संशोधन शक्ति पर सीमाएं हैं और संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि विदेश यात्रा का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है। इस फैसले ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे का विस्तार किया और इससे सरकार द्वारा मनमाने प्रतिबंधों से बचाया। विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य 1997 का है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न को महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना। न्यायालय ने कार्यस्थल पर इस तरह के उत्पीड़न को रोकने के लिए इसका निवारण के लिए नियोक्ताओं के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए। अब हम जो न्यायिक समीक्षा की
आलोचना करें तो देखिए, न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान का एक अनिवार्य पहलू है, लेकिन इससे विभिन्न क्षेत्रों से आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। भारत में न्यायिक समीक्षा की कुछ आम आलोचना इस प्रकार से है। देखिए, अनिर्वाचित न्यायाधीश, ठीक है? न्यायिक समीक्षा का प्राथमिक आलोचना में से एक यह है कि यह अनिर्वाचित न्यायाधीशों को लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए कानून को रद्द करने की शक्ति देता है। आलोचकों का तर्क है कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है और ऐसी स्थिति पैदा करता है जहां न्यायाधीशों का एक छोटा समूह निर्वाचित प्रतिनिधियों के निर्णयों की वीटो कर सकता है। न्यायिक अतिक्रमण, न्यायिक समीक्षा की एक और आलोचना यह है कि इससे न्यायिक अतिक्रमण हो सकता है जहां न्यायपालिका सरकार की विधायिका और कार्यकारी शाखाओं के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करना शुरू कर देती है। आलोचकों का तर्क है कि इससे शक्तियों के पृथक्करण में असंतुलन पैदा हो सकता है और इस ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली हो जाती है। ठीक, देरी और खर्च, आलोचकों का यह भी तर्क है न्याय समीक्षा एक प्रक्रिया समय लेने वाली और महंगी हो सकती है जिसके फलस्वरूप नागरिकों को न्याय मिलने में देरी हो सकती है। यह उन मामलों में विशेष रूप से समस्याग्रस्त हो सकता है जहां सरकार तत्काल नीतिगत उपायों को लागू करने की कोशिश कर रही हो। जवाबदेही का अभाव, आलोचकों का तर्क यह है कि न्यायपालिका लोगों के प्रति उसी तरह जवाबदेही नहीं है जिस तरह से लोगों को चुने हुए प्रतिनिधित्व होते हैं। उनका तर्क है कि चूंकि न्यायाधीश की नियुक्ति कोलिजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है, इसलिए वे नागरिकों के प्रति जवाबदेह नहीं होते और उनके निर्णयों को आसानी से चुनौती नहीं दी जा सकती। सीमित विशेषज्ञता, आलोचकों का तर्क है कि न्यायाधीशों के पास अर्थशास्त्र या विज्ञान जैसे कुछ जटिल नीति क्षेत्रों में निर्णय लेने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता नहीं हो सकती, इसलिए इसके परिणामस्वरूप नीतिगत परिणाम कमतर हो सकते हैं और सरकार की प्रभावी नीतियों को लागू करने की क्षमता सीमित हो सकती है। कंक्लूजन में देखें तो इसका निष्कर्ष में, जबकि न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण पहलू है, यह विभिन्न तिमाहियों से आलोचना का विषय भी रहा। आलोचकों का तर्क है कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है, न्यायिक अतिक्रमण की ओर ले जा सकता है और समय लेने वाला और महंगा हो सकता है। हालांकि न्यायिक समीक्षा के समर्थकों का तर्क है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सरकार संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर काम करे। अंततः इन दो दृष्टिकोणों के बीच संतुलन इस बात पर निर्भर करेगा कि न्यायपालिका संविधान की रक्षा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करने के बीच कितना अच्छा बैलेंस बना सकती है। ठीक है, आप इसका निष्कर्ष यानी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं तो देखिए, निष्कर्ष के रूप में न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान का एक आवश्यक विशेषता है जो यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका द्वारा पारित कानून और कार्यपालिका के कार्य संविधान के अनुरूप हों। न्यायालयों के पास संविधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को रद्द करने की शक्ति है और वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकते हैं, जबकि न्यायिक समीक्षा का दायरा काफ़ी व्यापक है। इस शक्ति की कुछ सीमाएं हैं जो राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो न्यायपालिका को सरकार की विधायी और कार्यकारी शाखाओं पर जांच के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर काम करे और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो। जबकि न्यायिक समीक्षा का दायरा काफ़ी व्यापक है, इस शक्ति की कुछ सीमाएं जो राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। न्यायिक समीक्षा ने भारतीय न्याय व्यवस्था को आकार देने और अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस वीडियो में हमने संक्षेप में समझा जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा को।